वेलकम टू ई ज्ञान सागर एकेडमी, रांची, झारखंड। माई सेल्फ श्याम कुमार। हम लोगों ने पिछले 2 वॉल्यूम की क्लासेस में मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा की थी कि आगामी झारखंड में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम 10+2 टीचर एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसकी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में हिस्ट्री या इतिहास विषय लेकर सफलता कैसे प्राप्त किया जाए और इतिहास को एक रुचिपूर्ण विषय बनाकर अपनी तैयारी को कैसे अंतिम रूप दिया जाए, साथ ही साथ पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस के जो 4 सेक्शंस हैं उस पर संक्षिप्त इन ब्रीफ डिस्कस किया था और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 4 जो पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें यूरोपीय राज्यों का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार, शीत युद्ध के बाद की घटनाएं, इसके अलावे रूसो और कांट के आदर्शवाद को भी सिलेबस में शामिल किया गया है, जो मुख्य तौर से पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। कहने का सीधा सा एक मतलब यह है कि झारखंड पीजीटी की सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट, लगभग पूरा सेक्शन जो 4 है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की समाप्ति के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू होता है, उसका अधिकांश पार्ट हिस्ट्री के पार्ट होने के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है। क्योंकि रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट या उसका इमाइल या फिर रूसो जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का एक महान दार्शनिक हुआ करता था, उनके साथ वाल्टेयर, दिदरो जैसे दार्शनिक थे, उनके विचार के साथ जर्मनी में जिस आइडियलिज्म, आदर्शवाद का उदय कांट के विचारों के साथ शुरू हुआ और यह हीगेल के विचारों में चरम स्थिति में देखा गया, उस आदर्शवाद को भी आपके पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस में शामिल किया गया है, जो एक तरह से देखा जाए तो यह पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शामिल है। आज हम लोग झारखंड पीजीटी 10+2 एग्जामिनेशन में इतिहास विषय लेकर तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अत्यंत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है झारखंड। इसे हम लोग जानते हैं, झारखंड पीजीटी 10+2 टीचर्स एग्जाम और सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, हिस्ट्री। और आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की तैयारी के लिए, और इस टॉपिक का नाम है नेचर और
पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जिसे हम पीजीटी हिस्ट्री में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति या उसके पैटर्न पर चर्चा करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पिछले पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे गए, उसके आधार पर इस पूरे परीक्षा की एक रणनीतिक तैयारी कैसे किया जाए और सफलता हासिल किया जाए। जनरली हम लोग देखते हैं कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरह क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन का एक बड़ा पार्ट होता है जो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन सभी का एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और एक है, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन की विशेषता क्या है कि ये क्वेश्चन हमेशा बेस्ड ऑन फैक्ट्स पूछा जाता है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमेशा बेस्ड ऑन फैक्ट्स पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के साथ बताते चला जाऊंगा ताकि समझने में और भी आसानी हो। अब एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से अग्निकुंड या मनके बनाने या चावल का प्रमाण या साक्ष्य कहां से मिला है। दो तीन क्वेश्चन इसमें है। अगर हम अग्निकुंड की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में कि दो जगह ऐसे है। एक है वनवाली जो हरियाणा के हिसार जिले में है, और एक है कालीबंगन जो राजस्थान के गंगानगर जिले में है। इन दोनों जगह से अग्निकुंड या अग्निवेदी का प्रमाण मिला है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसे हम कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो मनके बनाने का कारखाना एक मिला है लोथल से जो गुजरात में था, और एक मिला है चनोदड़ो से जो बलूचिस्तान में था। इस टाइप के क्वेश्चन, या चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चावल का प्रमाण मुख्य रूप से लोथल और रंगपुर से मिला है जो दोनों गुजरात में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कहे जाते हैं। अगर आपने थ्रू आउट इस चैप्टर का स्टडी किया है तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा नहीं होगी या नहीं होती है। लेकिन जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम इन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे कि इनडायरेक्ट का मतलब है, जैसे कि एक क्वेश्चन है निम्न में कौन सही नहीं है। अब इसमें 4 क्वेश्चन डाल दिया है स्टेटमेंट बेस्ड पर। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों की धार्मिक जीवन में एक रूपता थी। एक स्टेटमेंट इस टाइप का है। मान लिया जाए कि दूसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पाई सभ्यता से विशाल
समाधि या मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सी में है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि हड़प्पा की एक पाषाण मूर्ति से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। डी में है कि मोहनजोदड़ो से पशुपति की आकृति वाला एक चित्र मिला है। तो आप देखेंगे कि बी, सी, डी ये तीनों सही है, लेकिन ये 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पाई लोगों के धार्मिक जीवन में एक रूपता नहीं थी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है एक रूपता थी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी भी चैप्टर का स्टडी फैक्ट बेस्ड के साथ साथ आप उसको कंसेप्चुअल यानी कि थ्रू आउट भी स्टडी करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक पैटर्न हुआ, जिसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताने का प्रयास किया है। एक पैटर्न यह है, जैसे मैं ये बता रहा हूं, ये 1 नंबर का पैटर्न हुआ। दूसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं उस पैटर्न को जहां से क्वेश्चन आप देखेंगे इस टाइप के पूछे जाते हैं। उसको जनरली हम लोग रखते हैं दूसरे नंबर जो पैटर्न है, या नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, खासतौर से पीजीटी। आप इसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हिस्ट्री विषय लेकर बैठने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल मान सकते हैं। दूसरा पैटर्न है वो है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यानी कि मैच करना है। अब मैच करने का मतलब क्या है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है मिलान कीजिए, मिलान या सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। जैसे ए, हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास, जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। बी है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। सी है मौर्य काल। उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड। और डी है उत्तर वैदिक काल। इसका है चित्रित धूसर मृदभांड। इसमें कौन एक सुमिलित नहीं है। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिली है लेकिन उसे पढ़ी नहीं जा सकी है। दूसरा है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की एकमात्र साहित्यिक रचना ऋग्वेद है, लेकिन लेखन शैली और भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद के पीरियड में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें ऋग्वेद लिखित रूप में नहीं था,
इसलिए हम इस ऋग्वेदिक काल को भी प्रोटो हिस्ट्री की श्रेणी में रखते हैं, इसकी श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। तो इस टाइप का कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी सुमेलित हो जाता है, तब आंसर आपका डी हो जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, इसे हम मैच द फ्लोइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक है आपका तीसरा नंबर में, इसको हम कहते हैं थ्रू आउट स्टडी क्वेश्चन कहते हैं इसको। थ्रू आउट स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस को हम शामिल कर सकते हैं जिसका परफेक्ट आंसर बिना थ्रू आउट स्टडी किए संभव नहीं हो सकता, और इसमें कोई भी डायरेक्ट या सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यह भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। सच पूछिएगा तो किसी भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम तभी आ पाता है जब वह पूरे पैटर्न को समझकर हिस्ट्री विषय लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन कैसा आएगा? निम्न पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें या निम्न पर विचार करें? अब देखिए इस तरह का दिया हुआ है। एक नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण मार्टिन व्हीलर ने माना है। ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा है गुप्त काल साहित्य कला के विकास में स्वर्ण काल था। तीसरा मौर्य काल एक केंद्रीकृत नौकरशाही आधारित प्रणाली थी। अब ये 3 या 4 कथन दे देगा और लिखेगा उपरोक्त कथनों का सही चयन करें। यानी जो ऊपर में लिखा हुआ है उसमें कौन कौन सही है। अब देगा आंसर ऐसा, केवल 1 2, बी केवल 2 3, सी केवल 3 और डी 1 2
व 3। अब इसमें से आपको सर्च करना है कि आंसर कौन सा पार्ट होगा। तीनों सेंटेंस को पढ़िए। पहला है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण, मार्टिन व्हीलर ने माना, यह सही है। दूसरा, गुप्त काल साहित्य कला के विकास में स्वर्ण काल, क्लासिकल एज था, यह भी सही है। मौर्य काल एक केंद्रीकृत नौकरशाही आधारित प्रणाली थी, ठीक है, यह भी सही है। तो तीनों लाइन सही है, तो हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि डी बता रहा है कि 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सत्य के जगह पे असत्य को छांटने के लिए कहा जाता है। उसमें 1 या 2 ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, या सभी स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं जो सभी गलत हो। तो केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन में केवल सत्य कथन का ही चयन करना पड़े, असत्य कथन का भी चयन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल देकर ना चीजों को और बेहतर तरीके से क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में और उस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने में किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हो। क्योंकि बिना एक रणनीतिक योजना बनाए बिना आप किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते, चाहे वह झारखंड टेट के एग्जामिनेशन हो, या झारखंड हाई स्कूल टीजीटी के एग्जामिनेशन हो, या झारखंड पीजीटी 10+2 एग्जामिनेशन हो। तो एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस थ्रू आउट स्टडी बेस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि सेम क्वेश्चन है, मैंने ऊपर का लाइन नहीं मिटाया, और उसी पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और ये सारे क्वेश्चन बिना थ्रू आउट स्टडी किए आंसर करना बड़ा ही मुश्किल है। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए, अब एक कथन ये है, फैयान का वर्णन गुप्तकालीन व्यापार की समृद्धि की बात करता है। एक लाइन ये है। दूसरा है हर्ष एक कवि, नाटककार व विद्वान था। तीसरा, हर्ष के समय और बाद में उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि उपरोक्त कथनों में असत्य कौन है, यानी कि अब गलत चुनना है आपको। इन सभी स्टेटमेंट के आधार पर कौन इनकरेक्ट है उसका चयन करना है। अब देखिए आंसर कैसे करेगा। पहला है केवल 1 व 2। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 व 3। सी है केवल 2, और डी है
केवल 3। अब इस सारे ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन गलत है या कौन इनकरेक्ट है, विच वन ऑफ द इनकरेक्ट। अब आप सभी पर विचार कर लें। पहला है फैयान का वर्णन गुप्तकालीन व्यापार की समृद्धि की बात करता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और मैं डाल देता हूं, केवल 1 व 3। 1 3 तो नहीं है कहीं ना, नहीं है, 1 व 3, ये 5वां ऑप्शन भी है। आप देखेंगे फैयान का वर्णन गुप्तकालीन व्यापार की समृद्धि की बात करता है, तो ये सेंटेंस तो गलत है। तो पहला सेंटेंस ही असत्य हो गया, क्योंकि फैयान कहता है कि लोग लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। अगर लेन देन में लोग सिक्कों का प्रयोग न करके कौड़ियों का प्रयोग करते हैं तो उस हिस्ट्रिकल एज की जो व्यापार, ट्रेड एंड कमर्शियल सिस्टम है, वो तो आप प्रोग्रेसिव नहीं मानेंगे उसे ना, वो तो डिक्लाइन के तरफ जा रहा है। तो ये लाइन तो गलत है। आप देखिए दूसरा लाइन क्या है, हर्ष एक कवि, नाटककार और विद्वान था। ये सही है, क्योंकि हर्ष ने 3 प्रकार के नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो ये लाइन सही है। अब तीसरा देखिए, हर्ष के समय और बाद में उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र था। तो ये भी गलत है, क्योंकि पाटलिपुत्र का जगह कन्नौज ने ले लिया, क्योंकि हर्ष के बाद कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ और ऐसा माना जाने लगा कि जो कन्नौज पर अधिकार करेगा वह संपूर्ण उत्तरी भारत पर राज्य करेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि 1 इनकरेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। 1 और 3 क्या है, असत्य है या इनकरेक्ट है। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों में एक तो करेक्ट सिलेक्ट करना है और एक में इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। और दोनों में ये ध्यान रखना है कि जब तक आप किसी भी टॉपिक को थ्रू आउट स्टडी नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप परफेक्टली नहीं दे सकते। इसलिए हमने इसका नाम दिया थ्रू आउट स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब पीजीटी हिस्ट्री विषय लेकर तैयारी करने के लिए एक अंतिम द नेचर ऑफ क्वेश्चन बचा हुआ है और इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चौथे नंबर पैटर्न पर, 3 पैटर्न पर चर्चा हो गई। चौथा नंबर को आप बोलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, या इसे आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स ए एंड आर बेस्ड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है एग्जामिनेशन में। इसे हम कथन ए और कथन आर पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं। नेट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और पीजीटी में भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब है कि 16 नंबर, और 16 नंबर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर, कास्टिंग फैक्टर, निर्णायक हो सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का नेग्लेक्शन या अनदेखी सफलता के मार्ग में घातक हो सकता है। अब इस तरह के पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें 4 तरह का स्टेटमेंट दिया होता है जो आंसर होता है। पहला होता है ए, इसका मतलब है कि कथन ए और आर
दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अगर ऐसा है तो आंसर ए होगा। और बी है कि कथन ए व आर दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि उसकी पुष्टि नहीं करता। अगर ऐसा है तो आंसर बी होगा। एक ऑप्शन होता है सी, यदि कथन ए असत्य व कथन आर सत्य है तो आंसर होगा सी। और डी लास्ट ऑप्शन होता है, यदि कथन ए सत्य व कथन आर असत्य है तो आंसर होगा डी। अब ये चार ऑप्शन दिए रहते हैं आपके क्वेश्चन में और क्वेश्चन के आधार पर आपको इन चारों में से आंसर अपना चूज करना है या सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन बहुत तरह के हो सकते हैं, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है, कथन ए यूएनओ राष्ट्र संघ की असफलता का परिणाम माना जाता है। कथन आर राष्ट्र संघ राष्ट्रों के लिए विश्वसनीय नहीं था, नहीं था। अब देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से मैंने क्वेश्चन उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का परिणाम माना जाता है, ये सही है, क्योंकि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ अस्तित्व में आया। और कथन स्टेटमेंट आर क्या है? राष्ट्र संघ राष्ट्रों के लिए विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में पेरिस शांति समझौते के अंतर्गत वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में संभव नहीं हो पाया या सफल नहीं हो पाया, जिससे कई राष्ट्र लीग ऑफ नेशन पर विश्वास नहीं करने लगे। तो इसका मतलब है कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर ए हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पीजीटी हिस्ट्री की क्लास में हम लोग केवल और केवल इसी पर डिस्कस करेंगे ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। स्टेटमेंट ए एंड आर बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें हम लोग 10-12 ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आंसर ये ए बी सी डी में कोई एक कैसे आता है। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास।